नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जान है तो जहान है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं पक्षाघात या लकवा के नाम से उसको जानते हैं। लकवा एक बहुत ही भयभीत करने वाली अपनी बीमारी है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि समूचे संसार में, समूचे विश्व में ये हार्ट अटैक के बाद से नंबर 2 पर आता है मौत के कारणों में। प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख लोग मृत्यु के शिकार होते हैं मात्र एक स्ट्रोक के कारण। हिंदुस्तान की बात करें तो लगभग लकवा पूरे विश्व का 20% लोग हिंदुस्तान में इससे अफेक्टेड होते हैं और काफ़ी लोगों की जान भी जाती है। जिनकी जान बच गई उनकी ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़देह होती है, उनको चलने में काफ़ी परेशानी होती है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं अपना चल पाते हैं। रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता लाइफ लॉन्ग पड़ती है और उन लोगों को दूसरों की सहायता पर अक्सर डिपेंडेंट होना पड़ता है। हिंदुस्तान में लगभग 16 लाख लोग हर साल इसके शिकार होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का शिकार होना और उसमें काफ़ी लोग मौत के शिकार हो जाते हैं और जो लोग बच भी जाते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत दयनीय हो जाती है। वो एक दुख, एक ये विपत्ति उस व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि उस समूचे परिवार के लिए है जहाँ पर एक आदमी लकवा से शिकार होता है। क्या हम इसी तरह लकवा को झेलते रहेंगे या इसका कोई उपाय है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लकवा का आधुनिक उपचार क्या है और आपको जान के हैरानी होगी कि किसी को लकवा होने पर अगर 4 घंटे के अंदर अच्छे हॉस्पिटल में जहां थ्रोम्बोलाइटिक की सुविधा है, अगर हम लोग सिर्फ अस्पताल में भर्ती अपना करा दें तो 4 घंटे के अंदर अगर एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक है, एक्यूट इस्चेमिक का मतलब मैं कुछ क्षणों में बताऊंगा, और ये दवा उसकी नस में अपना पड़ जाए तो वो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सामान्य लोगों की तरह हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि लकवा होने के बाद ज़्यादातर मरीज 24 घंटे के बाद अस्पताल में पहुंचते हैं। तो 24 घंटे के बाद उस दवाई की कोई भी उपयोगिता नहीं रह जाती है, देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही होगा। मैं आपको शुरू में आगाह कर दूं कि लकवा इतनी दयनीय चीज़ नहीं है, थोड़े से हम जागरूक हो जाएं और लकवा होने पर सही हॉस्पिटल में जहां पर CT स्कैन की सुविधा है और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी एक दवा का नाम है जिसको नस में दिया जाता है, वो अक्सर आजकल अच्छे शहरों में मिलता है। अगर पेशेंट को 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर दे दी जाए तो पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। अब आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि लकवा होता क्या है। और ये लकवा का मतलब होता है कि जो नस, जो आर्टरी हमारे ब्रेन की ओर जा रही है उसके अंदर अगर क्लॉग्ड हो जाए, खून जम जाए या ब्लॉक हो जाए तो एक जिस एरिया को वो आर्टरी सप्लाई करता था वो ब्रेन का वो हिस्सा घायल हो जाता है, वो हिस्सा काम करना अपना बंद करता है, जिसके कारण पेशेंट को हाथ पैर की अपना कमजोरी हो सकती है, चेहरे पर भी लकवा आ सकता है, आँख में भी असर हो सकती है। या दूसरा कारण है कि रप्चर हो जाए जिसको ब्रेन हैमरेज के नाम से जानते हैं। रप्चर होना, हैमरेज होना ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ब्रेन को ज़्यादा क्षति होती है और ज़्यादातर लोगों की मृत्यु ब्रेन हैमरेज के कारण होती है। एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक में जिसमें खून का अपना ब्लॉकेज हो गया, ज़्यादातर लोग अगर सही उपचार मिल जाए तो वो रिकवर करते हैं, लेकिन ब्रेन हैमरेज में देखा गया है कि ज़्यादातर लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। लकवा को कैसे पहचाने, उसके लक्षण क्या होते हैं? अमेरिका ने लक्षणों के लिए एक एक्रोनिम का इस्तेमाल किया है, बी फास्ट। BE मतलब होइए और फास्ट का मतलब तेजी, FAST। बी का मतलब होता है बैलेंस। जब
किसी व्यक्ति को अचानक कोऑर्डिनेशन, चलने फिरने में दिक्कत हो जाए, हाथ में या पैर में काम नहीं करे, बैलेंस उसका बिगड़ जाए, नहीं चल पाए, तो ये लकवे का अर्ली लक्षण है। ई का मतलब होता है आइज। जब अचानक किसी आंख में रोशनी खत्म हो जाए तो ये भी एक टाइप के लकवा का लक्षण है। फेस, अगर चेहरा एक तरफ घूम जाए या चेहरा ड्रूप, अगर एंगल ड्रूप कर जाए, फेशियल पैल्सी के नाम से इसको जानते हैं, ये भी एक तरह का लकवा का लक्षण है। ए का मतलब होता है आर्म। जब बांह कोई काम नहीं करे, अचानक झूल जाए, एक बांह लगे कि बिल्कुल बेकार हो गया है, ये भी लकवा का लक्षण है। स्पीच, अचानक अगर किसी को बोलने में दिक्कत हो जाए या नहीं बोल पाए या बात नहीं समझ पाए, ये भी एक लकवा का लक्षण है। और टी का मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब होता है कि जितना जल्द, मैंने कहा कि ये चीज़ देखने के बाद आप अस्पताल में डॉक्टर के पास उसकी ले सलाह और उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये कमजोरी इनको क्यों हुआ, और अर्जेंट सीटी स्कैन होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि इनको स्ट्रोक है कि नहीं, और स्ट्रोक है तो किस टाइप का है, इस्चेमिक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। ये इतने सारे लक्षणों से आप आसानी से जान जाएंगे कि लकवा है और किस टाइप का लकवा है। क्योंकि उपचार इस बात पर डिपेंडेंट है कितना जल्द अस्पताल में पहुंचते हैं, कितना जल्द उसका सीटी स्कैन होता है और कितना जल्द उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। इसी पर उसका आउटकम डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना रिकवर करेगा, नहीं करेगा। देर हो गया, अगर आपने अस्पताल पहुंचने में देर कर दी तो हो सकता है कि पेशेंट रिकवर ना भी करे। अगला सवाल होता है कि स्ट्रोक का उपचार कैसे होता है। तो मैंने पहली बात कही कि एज एन अटेंडेंट के नाते आपका दायित्व होता है कि अच्छे हॉस्पिटल में जहां सीटी स्कैन की सुविधा है वहां पर अपने पेशेंट को एम्बुलेंस से जल्द और कोशिश करें कि 4 घंटे के अंदर पहुंचाएं, बल्कि 3 घंटे के अंदर अगर पहुंचा देते हैं तो आपकी बहुत राहत की संभावना है। उसके बाद अस्पताल में पहुंचने के बाद जो डॉक्टर लोग पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद बीपी, ब्लड शुगर वगैरह जांच करने के बाद अर्जेंट सीटी कराएंगे, और सीटी में अगर उन्हें लगा कि खून जमने के कारण है, जिसको एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, तो और पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल में उपलब्ध है तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी इंट्रावेनस 0.9 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। एटीप्लाज उस इंजेक्शन का नाम है। थोड़ी सी ये दवाई कीमती हैं, लेकिन अगर इंट्रावेनस दवाई 4-4.5 घंटे के अंदर दिया जाए तो देखा गया है कि ज़्यादातर केस में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, और कुछ घंटों के बाद ऐसा लगेगा कि पेशेंट को कुछ हुआ ही नहीं था। पेशेंट बिल्कुल, उसका हाथ पांव लगता है आप काम करने के लिए, पेशेंट अपना चलने फिरने के लायक हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को सपोर्टिव लोग अपना देते हैं ट्रीटमेंट। अगर उसको खाने पीने में दिक्कत है तो रॉयल्स ट्यूब से फिटिंग किया जाता है। और अस्पतालों में सबसे बड़ी होती है कोशिश कि पेशेंट को अपना बेड शोर नहीं हो जाए। बिस्तर उसका काफ़ी स्पॉन्जी 8 इंची मोटा स्पॉन्ज का बिस्तर होना चाहिए। फ्रीक्वेंट हम लोग उसको अपना चेंज कराते हैं, और वो हमेशा ख्याल करते हैं कि उसका बीपी कंट्रोल में रहे, शुगर कंट्रोल में रहे, और अन्य चीज़ उसकी वाइटल्स को मॉनिटर अपना किया जाता है। बीपी के बारे में मैं कहूँगा कि अगर किसी मरीज को पहले से ये मालूम है कि बीपी नहीं है, और लकवा इस्चेमिक स्ट्रोक होने के बाद अगर बीपी थोड़ा ज़्यादा है, 140, 150, 160/100 हो गया, तो इमीडिएट बीपी को घटाने की दवा देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे केस में हम लोग 24 घंटा तक बीपी को वॉच करते हैं, और देखा गया है कि ज़्यादातर लोग केस में 90% केस में बीपी स्वतः बिना किसी दवाई के नॉर्मल हो जाता है। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, उसको दवा देके घटाने की अपना ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इन्फार्क्शन एरिया बढ़ने का खतरा रहता है। तो अगर इस तरह से, मैं फिर अंत में रिपीट कर रहा हूँ कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी आप कोशिश करें, भगवान से मनाएं कि टाइम रहते
उनको अपना पड़ जाए। ये मेडिकल साइंस का एक नया अनुसंधान है, चमत्कार है, इसका फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। तो पेशेंट की रिकवरी 90 to 100% केस में निश्चित होगी। हमारे देश में बहुत लगभग 16 लाख लोग प्रतिवर्ष लकवा से ग्रसित होते हैं। इसको कम करने का क्या उपाय है? इसका कम करने का उपाय है, सबसे पहली चीज़ कि तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग या जो गुटखा या खैनी खाते हैं, अगर तंबाकू छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि लकवा जैसी परेशानी आपको नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको बीपी है तो हमेशा रेगुलर बीपी की दवाई खाएं और बीपी को कंट्रोल में रखें। कंट्रोल का मतलब 130/80 आपका बीपी होना चाहिए। कुर्सी पर बैठ करके उसकी अपना जांच कराएं, बीपी को कंट्रोल में रखें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो LDL कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे आपका रहना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। फास्टिंग 100-110 और आफ्टर मील 140-150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका वज़न नियंत्रण में रहना चाहिए और आप सक्रिय रहें। ज़्यादातर बैठ के सो करके नहीं गंवाएं। खास करके जो लोग हमारे अपना बुज़ुर्ग लोग हैं वो चलने फिरने से अपना कतराते हैं और अक्सर लकवा उनको अक्सर होता है। अगर आप चाहते हैं कि लकवा नहीं हो तो सक्रिय रहें, योग के आसन कुछ करें या मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन सक्रिय रहने से आपकी खून का संचार बॉडी में अच्छा रहेगा और लकवा होने की संभावना बहुत कम होगी। आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अल्कोहल की सीमित करें। अब आता है रिहैबिलिटेशन। डिस्चार्ज होने के बाद क्या करें? तो डिस्चार्ज होने के बाद एक आपका दायित्व होता है कि पेशेंट को रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी मिलना चाहिए कि हाथ पांव काम करें और वो काम जो जानता था उस काम को कर सके, किसी पर अपना डिपेंडेंट नहीं हो। और अगर उनको एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है, दोबारा स्ट्रोक नहीं हो, तो खून को पतला करने वाला जो दवाइयाँ आती हैं, एस्प्रिन या क्लोपिडेग्रल, आपको डॉक्टर लिखेंगे, उसका नियमित सेवन करें। पेशेंट का बीपी कंट्रोल में रखना जरूरी है, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना जरूरी है और इस बात का ध्यान रखें कि पेशेंट को बेड सूट ना हो, बार बार पोजीशन उसका चेंज कराएं। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो स्ट्रोक की वारदात कम होगी, लोगों का जीवन सुखमय होगा। अंत में मैं आपको बता दूं कि लकवा किस व्यक्ति को ज़्यादा होने का खतरा रहता है। जो लोग डायबिटीज़ हैं या जो लोग हाई अपना बीपी के शिकार। डायबिटीज़ वाले लोग हमेशा सिर्फ अपना ब्लड शुगर जांच करके संतुष्ट होते हैं। उनको चाहिए कि जब भी डॉक्टर के पास जाए, जानने का कोशिश करें कि उनका शुगर कंट्रोल में है, उनका बीपी कंट्रोल में है, उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, उनका वेट कंट्रोल में है और वो स्मोकिंग छोड़ दें। अगर 5 बातों का ख्याल रखेंगे तो लकवा होने की संभावना बहुत कम होगी। अगर लापरवाह होंगे तो उनको ज़्यादा होने का खतरा रहता है। जिनको अपना बीपी है उनके लिए भी यही नियम है कि बीपी को 130/80 रखें कंट्रोल। एक रोज़ भी दवाई नहीं छोड़ें। एक रोज़ भी दवाई छोड़ेंगे बीपी आपका फिर ऊपर भाग जाएगा। बीपी छूटने वाली बीमारी नहीं है। और आप ये भी देखें कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं हुआ है, डायबिटीज़ है तो कंट्रोल में करें। स्मोकिंग को छोड़ना किसी रूप में, ये करना कि सिगरेट बीड़ी नुकसानदेह है, ये गुटखा या तंबाकू भी उतना ही नुकसानदेह है जो अपना स्मोकिंग वाली सिगरेट होती है। अगर स्मोकिंग लोग छोड़ दे, तंबाकू छोड़ दे तो लकवा की वारदात हिंदुस्तान में काफ़ी कम हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप थोड़े से जागरूक हो जाएं, एक्टिव रहें और जो मैंने बातें बताई हैं इसका ख्याल करें। आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो अपने मित्रों में इसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।